अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। आज फिर मुझे मैनेजर ने बुलाकर वो ऑर्डर डिलीवर आने के लिए कहा था। इस बारिश में गो के मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाऊं, लेकिन अब मजबूरी थी। इसी वजह से मैंने हेलमेट लगाया और पिज़्ज़ा लेकर बैग में रखकर आहिस्ता से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। जहां पर पिज़्ज़ा डिलीवर करना था वो जगह मेरी शॉप से बहुत कुछ दूर ही थी। इसीलिए मैं बरसती बारिश में भी वहां तक पहुंच चुका था तो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। मैंने जैसे ही बेल दी तो डोर बेल देने के बाद आकर एक औरत ने दरवाजा खोला। मैं जो बारिश से बचने के लिए गेट के साथ बिल्कुल लगा हुआ था, एकदम जरा सा बौखला सा गया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत और हसीन कि मेरी नजरें पल के झपकना भूल गई थी और मैं इसकी तरफ देखता ही रह गया था। जैसे ही उसने पिज़्ज़ा मांगा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया और मैंने जल्दी से पिज़्ज़ा बैग से निकाला और पिज़्ज़ा और बिल भी उसके पकड़ा दिया। न जाने क्यों मैं उसके सामने इतना बौखला रहा था और नर्वस हो रहा था, और इस बरसती हुई बारिश में भी मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उसे बार बार देखने को दिल चाह रहा था, इसीलिए मेरी निगाहें उसके चेहरे पर फिसल रही थी। जैसे ही वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई, मैं अपनी निगाहों को घुमा लेता, लेकिन ज्यादा देर इधर उधर ना देख पाता। मेरी नजरों को जैसे ही उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश हो रही थी, वो बिल पकड़कर अंदर चली गई और गेट खुला छोड़ गई। एक लम्हे को ख्याल आया कि फौरन अंदर इसके पीछे चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर काबू पाकर वहीं गेट के साथ लगकर खड़ा हो गया। और कुछ देर बाद वो आई तो उसके हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। उसने मुझे पैसे पकड़ाए और बकाया भी वापस नहीं लिया और ऐसे ही दरवाजा बंद करके अंदर मजे करने लगी। जैसे ही वो मुड़ने लगी तो मैं बेख्तियार उसे मुखातिब कर बैठा। मेरी इस तरह मुखातिब करने पर उसने मुड़कर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मैं शर्मिंदा सा होते हुए उसे कहने लगा, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? वो बिना कुछ कहे सर हिलाती हुई दोबारा अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को कोसा, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यूं मुखातिब करने की? न जाने वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम क्यों बार बार उसे देख रहे हो। दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल इस वक्त खुद पर बस नहीं चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा हूँ। मैं खुद अभी को कोस ही रहा था कि अंदर से वो दोबारा चली गई और जैसे सारे मंजर पर छा गई। उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बहुत गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कपकपाते हाथों से थाम कर एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया। और गिलास उसे पकड़ाते हुए मेरे हाथ की उंगली उसके हाथ की उंगलियों से टच हुई तो मेरे सारे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। मैं घबरा सा गया और फौरन से अल्लाह हाफिज कहता वहां से निकल आया था। ताहम वो अभी भी गेट में ही खड़ी थी और मेरी ही तरफ देख रही थी। मेरा नाम बिलाल है और मैं एक 22 साल का जवान लड़का हूँ। मैं एक पिज़्ज़ा राइडर का काम करता हूँ। आजकल एक मुकामी रेस्टोरेंट पर मेरी नौकरी लगी हुई है, जहाँ से मैं महीने का अच्छा कमा लेता हूँ। घर की गुजर बसर अच्छे से हो रही है। अब्बा के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। वो तो शुक्र है कि अब्बा की सरकारी नौकरी थी तो कुछ पेंशन का भी आसरा था। इसी वजह से गुजारा हो रहा था। मैं नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाता रहा, लेकिन जब कोई मुनासिब नौकरी नहीं मिली तो फिर मजबूरन मुझे ये पिज़्ज़ा राइडर की नौकरी ही करनी पड़ी। पहले पहले तो मैंने इसे मजबूरी में ही शुरू किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल लगता गया और अब मैं हंसी खुशी काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर काम करते हुए भी मुझे 3 माह ही हुए थे, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे मुझे अंदर से इतना बेचैन कर दिया हो। मैं जब से वहां से पिज़्ज़ा डिलीवर करके आया था, एक लम्हे के लिए भी इस औरत का चेहरा मेरी निगाह से ओझल नहीं हो रहा था, और अब तो न जाने क्यों मैं उसे सोचे चले जा रहा था। मैं बाइक भी बड़ी आहिस्ता रवि से चलाते हुए वहां पर इस रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैनेजर ने मुझे डांटा कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी। 20 मिनट के काम के लिए तुम 50 मिनट लगा कर आए हो। आज तो मुझे डांट भी बुरी लग नहीं हुई थी, ताहम मैंने उसे बारिश का कहकर टाल दिया और खुद अपने लिए मखसूस एक जगह पर आकर बैठ गया। मैं दोबारा से इस औरत के बारे में सोचने लगा जिसे सोचते हुए मुझे अच्छा लग रहा था। उसे स्याह रंग का लिबास पहन रखा था जो उसकी गोरी रंगत और सफ़ेद बदन पर खूब जच रहा था। मैं उसे सोचते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही मेरे करीब आकर मेरा एक कलीग बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर एक थप मारी और मेरे बराबर बैठते हुए कहने लगा, क्या बात है शहजादे, आज तो तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? उसकी बात सुनकर मैं ज़रा संभल सा गया और उसे कहने लगा, कुछ नहीं यार, बस वैसे ही कुछ ख्याल आ गया है। मैंने उसे टालते हुए कहा तो वो बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखने लगा। कहने लगा, लगता है यार कोई लड़की अच्छी लग गई है। उसे ही सोच सोच कर मुस्कुरा रहा है, जबकि मैंने घबरा कर इधर उधर देखा और उसे दबे अंदाज में कहने लगा, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही तो ऐसी कोई बात करना। मैनेजर का पता है ना, वो तो फिर कितनी सजा देता है। उसे इस तरह की बातों की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जानबूझकर फिर गुस्सा करता रहता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो वो सर हिलाता हुआ खामोश हो गया। ताम उसके इतने दुरुस्त अंदाजे पर मैं दिल ही दिल में हैरान था। इस औरत के बारे में सारा दिन मेरा जहन सोचता रहा,
रात को बिस्तर पर लेटा तो झट से उसी का ख्याल निगाहों के सामने आ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 30-32 साल की औरत होगी और शादीशुदा लगती थी, क्योंकि उसने गले में एक चैन और हाथों में 2 चूड़ियां पहन रखी थी, जो कि सोने की थी और उसके ऊपर जच भी रही थी। उसकी शादीशुदा होने का ख्याल मुझे बेचैन कर गया था। ताहम मैंने खुद को संभाला और फिर उसे सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गया। मुझे कुछ खबर ना हुई। अगले दिन मैं ड्यूटी पर मौजूद था और रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। अचानक मैनेजर ने मुझे बुलाया और कल वाले पते पर ही ऑर्डर देने के लिए कहा। मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इसका ऑर्डर आ जाएगा और मैनेजर मुझे ही जाने के लिए कहेगा। ताहम मैंने ऑर्डर फौरन से पकड़ा और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। दिल में बड़े खुशकुन से ख्यालात आ रहे थे और सोच रहा था कि आज फिर से इसका चेहरा देखूंगा। आज चूंकि गर्मी थी, कल वाले खुशगवार मौसम का नामो निशान भी नहीं था। इसीलिए मैं जब मंजिल तक पहुंचा तो पसीने में भीग चुका था। मैंने बेल पर उंगली रखी और काफी देर बाद हटाई। कितने में वो अंदर से आ चुकी थी। उसे झट से दरवाजा खोल दिया। आज तो पूछने का भी तौक़ुफ़ नहीं किया था। और फिर उसने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, अरे तुम्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, पसीने में भीगे हुए हो, ऐसा करो अंदर आ जाओ और पानी पी लो। उसकी ऑफर पर मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह अंदर आने की ऑफर करेगी। ताहम मैं बाइक को लॉक लगाता हुआ अंदर चला गया और वहां पर उसके पीछे चलता हुआ सीधा टीवी लाउंज में आ गया। उसने मुझे एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद किचन में जाकर ठंडा पानी ले आई। मैंने एक ही सांस में सारे का सारा गिलास खत्म कर दिया। आज भी जब जब उसे देखता था तब तब मेरे ऊपर घबराहट सी तारी हो रही थी। न जाने क्या बात थी, आज वो बड़ी मायनेखेज निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। या शायद ये मेरा वहम था। मैंने कई बार उसे अपनी तरफ देखता पाया। मैं चूंकि एक खुश शक्ल और नौजवान आदमी था, पहनता ओढ़ता तो मुझ पर खूब जचता था, इसीलिए अक्सर लड़कियां मुझे देखती की देखती ही रह जाती थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत भी मेरी तरफ दिलचस्पी से देखेगी, क्योंकि मैं खुद इसमें दिलचस्पी ले रहा था। ताहम न जाने क्यों मुझे एक अच्छी बात महसूस नहीं हो रही थी। इस पर घर बैठे हुए मुझे अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि उसने अभी तक पिज़्ज़े की ऑर्डर की रकम नहीं दी थी। मैं इसी इंतज़ार में बैठा हुआ था। ये घर अच्छा सजा हुआ था। मुझे इर्द-गिर्द देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई नहीं है। इसने कुछ देर के बाद लाकर रकम मेरे हाथ पर रखी और कहने लगी, दरअसल इस वक्त घर पर कोई नहीं होता, सब शाम के वक्त ही आते हैं, इसीलिए तुम्हें इस खामोशी में घबराहट हो रही होगी। इससे जैसे मेरी सोच पड़ ली थी और खुद ही वजाहत देकर कहने लगी। मैं शर्मिंदा सा हो गया और उसे कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अक्सर घर पर दिन में औरतें ही रहती हैं। मैंने जैसे बात संभालते हुए कहा था और उठ खड़ा हुआ। आज भी रकम जायद ही थी। वो कुछ देर मेरी तरफ गहरी नज़र से देखती रही और फिर कहने लगी, तुमने कुछ खाया है? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया, अभी जाकर रेस्टोरेंट से कुछ खा लूंगा। मैं ये कहते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा था कि उसने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया और कहने लगी कि ऐसा करो, आज तुम मेरे साथ ये पिज़्ज़ा खा लो, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ, हम दोनों मिलकर पिज़्ज़ा खाते हैं। उसे जब ये ऑफ़र मुझे दी तो मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह की कोई ऑफ़र देगी। अब मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। मैं तो पहले ही अपने दिल की हालत की वजह से परेशान था और अब जब वो मेरे साथ इस तरह की इनायतें कर रही थी तो ये बात मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। ताहम मैंने उसे मना करने की कोशिश की और कहा, नहीं नहीं, आप आराम से अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें, मैं रेस्टोरेंट जाकर कुछ खा लूँगा। मैंने उसे मना करते हुए कहा था, लेकिन वो बज़िद हो गई और कहने लगी, अरे कुछ नहीं होता, ये पिज़्ज़ा वैसे भी मेरे लिए ज़ायद है, शाम तक पड़ा रहता है और बदमज़ा हो जाता है, इसलिए आ जाओ, आज हम मिलकर खाते हैं। उसने इतनी मोहब्बत और लगावट से कहा कि अब मुझसे इनकार नहीं हो सका और मैं बैठ गया। उसके साथ पिज़्ज़ा खाते हुए इधर उधर की गपशप करने लगा। उसकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि वो इस घर में सारा दिन अकेली होती है और अपनी तन्हाई की वजह से घबरा जाती है। तभी वो इसी तरह ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती है ताकि कोई ना कोई उसके घर आता जाता रहे और इस तरह से उसे ज़िंदगी का एहसास होता है। उसका कहना था, चूँकि सारा दिन अकेली ही तो घर में पड़ी रहती हूँ मैं, इसी वजह से घबराहट का शिकार हो जाती हूँ। जब ऑर्डर देने के बहाने कोई ना कोई आ जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। कल जब तुम आए थे तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा कोई बहुत अपना आया हो। इसीलिए आज मैंने मैनेजर को खास तौर पर यही कहा था कि कल वाले लड़के को ही पिज़्ज़ा देकर भेजना, और उसने मेरी बात मान ली। इस औरत के इंकशाफ ने मुझे हैरान कर दिया। मैनेजर ने तो मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी। मुझे अब इस बात का एहसास हुआ कि 3-4 राइडर्स के बैठे हुए भी मैनेजर ने मुझे ही आवाज़ देकर बुलाया था और ऑर्डर देकर आने के लिए कहा था। उसकी बातों से मुझे उसकी दिलचस्पी का एहसास हो रहा था। मैं जैसे दिल ही दिल में मसरूर हो रहा था। आज मुझे वापसी में चूंकि मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी तो मैनेजर मेरी तरफ बहुत गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। मुझे अब एहसास हुआ था कि मैं काफ़ी देर से वापस आया हूँ। वहाँ पर बैठे हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ।
ताहम मैंने बाइक पंचर होने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया और रेस्टोरेंट में अपनी मखसूस जगह की हुई पर जाकर बैठ गया और इस औरत के बारे में सोचने लगा। इसकी बातें सोचकर मुझे अजीब सी कुतकुती सी महसूस हो रही थी और उसके ख्यालों ने मेरे अंदर एक हैजान बर्पा कर किया हुआ था। मैं उसके बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे मैं उसे चाहने लगा हूँ, उसके दिल में भी मेरे लिए वैसी ही कोई ख्वाहिश चल रही है। न जाने ये बात मेरा वहम थी या हकीकत थी, लेकिन जो भी था, मुझे ऐसा लगता था जैसे वो औरत भी मुझ में दिलचस्पी ले रही है, वरना वो मैनेजर को कहकर मुझे ही क्यों पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए कहती। यही बात पर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। एक बात तो तय ही थी कि वो औरत उम्र में मुझसे बड़ी थी और शादीशुदा थी। मुझे उससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और मेरी अम्मा तो आजकल मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि अब इन्हें भी इस बात का अरमान था कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। हालांकि मैं अभी अपनी ज़िंदगी में सेट होना चाहता था, लेकिन अम्मा का ख्याल था कि इस तरह उम्र गुजरती जाएगी, साथ साथ काम करते रहो और फिर एक ना एक दिन तुम सेट हो ही जाओगे। अम्मा को मैं इनकार नहीं कर सका और हामी भर ली, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मेरा रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था, जब अचानक मुझे ये औरत अच्छी लगने लगी। अब हर दूसरे दिन ऐसा ही होता। वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगवा लेती और ख़ास तौर पर मैनेजर को मुझे ही भेजने के लिए कहती। अब तो मैनेजर को भी मुझे तशवीश होने लगी थी। जब मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता तो वो बड़ी ही अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखता और जब मुझे आते हुए देर हो जाती तो तब भी उसकी निगाहें मुझे ही तोल रही होती थी। ताहम हम अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी इस औरत के साथ बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई और मैं जैसे आप अपनी हर बात इससे शेयर करने लगा, वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगी। एक दिन इसी तरह जब मैं उसे पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गया तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे से ही उसकी तबीयत की खराबी के बारे में मालूम हो रहा था। मैंने उसे देखते ही तशवीश से पूछा, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? चेहरे से आप काफ़ी निढाल और बीमार लग रही हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हाँ, दरअसल कल रात से बुखार है और इस बुखार ने जान हलकान की हुई है। उसने ये कहते ही दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने के लिए इशारा दिया। मैं भी अंदर चला गया और तशवीश से उसे कहने लगा, आपने दवा ली? तो उसने सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, घर पर गोली पड़ी हुई थी, वो खा ली। उसके लापरवाही से जवाब देने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद उसे दवा नहीं खाई। तहाँ मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि आपने अपने शौहर से क्यों नहीं कहा कि वो आपको अपने साथ लेकर जाए? आप दवा लेकर आती, किसी डॉक्टर को चेकअप करवा कर आती। मैंने गुस्से से उसे कहा तो न जाने उसे क्या हुआ, यकदम ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो डुबडुबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं कैसे उन्हें कहती? उन्हें अब किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। उसके इस तरह कहने पर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी क्या बात हो गई? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, दरअसल मैंने आज तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए आज तुम्हें सच बताती हूँ। ये कहकर उसने थके थके अंदाज में अपना सर सोफे की पुश पर गिरा दिया और कहना शुरू किया, दरअसल मैं एक बेवा औरत हूँ और इस घर में अकेली रहती हूँ। उसके इंकशाफ ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया और मैंने कहा, आप बेवा है और यहाँ पर अकेली रहती हैं? लेकिन आपने तो कहा था कि शाम को सब घर आ जाते हैं। मैंने उसे उसकी बात याद दिलाई तो वो कहने लगी, हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ मजबूरी के आलम में कहा था। उसे जैसे बेबसी से इस बात का इतराफ़ किया तो मैं उसकी तरफ देखता रह गया और उसे पूछने लगा, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप ऐसे झूठ बोलना पड़ा आपको? मेरे पूछने पर जैसे उसके लहजे में सारे ज़माने की थकन उतर आई हो। वो कहने लगी, दरअसल मेरा नाम शर्मीन है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे अब्बा लोगों के घरों में चौकीदारी करते थे और अम्मा लोगों के घरों में बर्तन वगैरह मांजती थी। मैं चूंकि बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मोहल्ले के हर लड़के की नज़र मेरे ऊपर थी। इसी वजह से अम्मा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया तो नहीं, घर में ही ज़माने से छुपाए रखा। मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें थीं। वो कुछ खास खूबसूरत नहीं थी और ना ही उनके अंदर ऐसी नज़ाकत थी और ऐसी अदा थी। अम्मा ने कभी उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरे ऊपर ख़ास तवज्जो रखती थी अम्मा। मुझे चूंकि खुद भी अपने हुस्न का एहसास था, इसीलिए मैं अपने हुस्न को चमकाने के लिए मुख्तलिफ टोटके भी आजमाती रहती और फिर जब खुद को आईने में देखती तो देखती ही रह जाती। मैं दिन ब दिन निखरती जा रही थी और मज़ीद खूबसूरत होती जा रही थी। मैं जब 18 साल की हुई तो तब अम्मा एक कोठी में काम करती थी। वहाँ पर एक दिन बहुत बड़ी दावत थी। अम्मा ने मजबूरी के आलम में मुझे भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और अम्मा इतना काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो मुझे भी अपने साथ ले गई। हालांकि मुझे लोगों के घरों में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन इस दिन मैं सिर्फ अपनी अम्मा की तबीयत का ख्याल करके इनके साथ चली गई और वहाँ पर जाना जैसे मेरी किस्मत को बदल गया। इतना बड़ा घर और ऐसे आलीशान फर्नीचर और बर्तन देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर बेगम साहिबा की सालगिरह का
एहतमाम किया गया था और दावत बहुत बड़ी थी। इसी वजह से सारे नौकर चाकर मसरूफ़ थे। अम्मा भी जाते ही अपने काम में लग गई थी और मुझे भी अपने साथ काम में लगा लिया था। शाम को जब दावत शुरू हुई तो हम भी मेहमानों को मशरूबात देने लगे। वहाँ पर ही मुझे एक लड़के ने पसंद कर लिया और उसने मुझे देखा तो देखता रह गया। मेरी ट्रे में से मशरूब का गिलास उठाते हुए उसकी निगाहों में ख़ास किस्म की चमक थी। वो मेरे चेहरे से निगाहें ही नहीं हटा पा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई सी फ़ौरन वहाँ से हट गई थी, जबकि वो बाद में मेरे पीछे पीछे 2-3 बार आया था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम घबराहट के आलम में उसे बता तो दिया, ताहम बाद में इस बात पर बहुत पछताई। अम्मा ने जब इस लड़के को मेरे पीछे आते देखा तो मुझे बावर्ची खाने में जाने का बोल दिया। मैं चूँकि खुद भी घबरा रही थी, इसीलिए बावर्ची खाने में चली आई। ताहम इस लड़के की निगाहें बार बार मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। और फिर जल्द ही उसने अपनी माँ को मेरे घर रिश्ता लेने के लिए भेजा, लेकिन मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अम्मा का कहना था कि हम इतने से अपने ऊंचे घराने में रिश्ता नहीं कर सकते। हमारी हैसियत कम है, इसीलिए हम अपनी बेटियों को अपने बराबर के लोगों में ही ब्याहेंगे। इनकार सुनकर उस लड़के की अना पर एक बहुत बड़ी चोट लगी थी। इसीलिए उसने आओ देखा ना ताओ मुझे अगवा करवा लिया। मेरे घर वालों पर न जाने क्या बीती थी, ताहम वो मुझे अगवा करके अपने फार्म हाउस ले गया और फिर वहाँ पर उसने मेरे साथ कई दिनों तक बदसलूकी की और मुझे ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। इस फ्लैट में आकर आबाद तो हो गई मैं, लेकिन अब जब कभी उसका दिल चाहता वो यहाँ पर चला आता और मुझे इस्तेमाल करके चला जाता। फिर एक दिन सुनने में आया कि एक कार हादसे में उसका इंतकाल हो गया। वो नशे में कार चला रहा था, इसीलिए हादसे का शिकार हो गया। मैंने जैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरी उससे जान छूट गई थी। 10 दिन के बाद मैंने खुद को बेवा ही जाहिर किया। यहाँ पर जो भी आता मैं उसके सामने खुद को बेवा जाहिर करती, क्योंकि ज़माने की नज़रें अच्छी नहीं थी और लोग एक तन्हा औरत को बहुत आसान टारगेट समझते हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने की खातिर अपने ऊपर एक बेवा का टैग लगवा लिया। इस औरत ने थके थके अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की, ताहम मेरा अपना दिल भी दुख से भर गया। लेकिन मैंने उससे कहा, आखिर तुम फिर अपने घर वापस क्यों नहीं गई? मेरी बात सुनकर वो बड़े जख्मी अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, एक दिन गई थी। अम्मा लोगों ने तो वो मोहल्ला ही छुप बदल लिया था, क्योंकि वहाँ पर उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। हालांकि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन सारे मोहल्ले वालों ने यही मशहूर कर दिया था कि मैं घर से भाग गई थी। मैं जब वहाँ पर गई तो पता चला अम्मा लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ से पूछते पुछाते जब मैं अपनी अम्मा तक पहुँची तो वो मुझे देखकर जैसे खौफ से दर्द बढ़ गई और फिर बड़ी दबी दबी आवाज़ में मुझे कहने लगी, तू यहाँ से आई है वहीं वापस चली जा। तेरी बहनों के रिश्ते तय हो रहे हैं और इन्हें यही पता है कि तू मर गई है। हमने इन्हें तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर इन्हें आज तेरी हकीकत पता चल गई तो वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। तेरी बहनें फिर सारी उम्र घर बैठी रहेंगी। हमने अपनी एक बेटी तो खो दी है, बाकियों को नहीं खोना चाहते। अम्मा की बात ने तो जैसे मुझे जिंदा दरगोर करके रख दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वो माँ जो हमेशा मुझे अपने परों में छुपाए रखती थी, आज मुझसे ये बात कर रही है। तहम मैंने वहाँ से खामोशी से चली गई और इस दिन के बाद से मैं यहाँ से कहीं भी नहीं गई। इसकी दास्तान सुनकर मेरा दिल अपना बहुत दुखी हो गया था, लेकिन एक ख्याल अभी मेरे दिल में आ रहा था कि आखिर वो औरत किस तरह से अपने अखराजात पूरे करती है। और मेरे पूछने पर वो कहने लगी, दरअसल इस लड़के ने मेरे नाम पर एक अकाउंट खुलवा दिया था। इसमें उसने कुछ रकम जमा करवाई हुई थी। मुझे वहीं से मुनाफा आता है और मैं अपने अखराजात इसी मुनाफे में पूरे करती हूँ। शायद से वाकई मुझसे मोहब्बत थी, लेकिन मेरे घर वालों के इनकार ने उसे जिद दिला दी और जिद में वो गलत कदम उठा बैठा था। मैं बहुत बददिल सा होकर वहाँ से निकला था। सारे रास्ते उसकी बातें मेरे दिमाग में चकराती रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अंदर से इतनी दुखी होगी। मैंने जब पहली बार उसको देखा था तो उसके चेहरे की ताजगी और उसकी आंखों की मस्ती ने मुझे अपना गर्विदा कर लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर उसकी रूह तक जख्मी हो गई। ताहम कुछ दिन तक मैं उसी सोचो विचार में लगा रहा। अम्मा जो आजकल मेरा रिश्ता देखती फिर रही थी, एक दिन मैंने उन्हें बहाने से शर्मीन से मिलाने के लिए ले गया। शर्मीन अम्मा को भी अच्छी लगी थी। मैंने इन्हें शर्मीन के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही इन्हें इसके बेवा होने के बारे में इल्म था। ताहम अम्मा को इसका अकेलापन हजम नहीं हो रहा था और इसी बात को अम्मा ने एतराज़ बनाया, जबकि मैंने इन्हें कहा कि इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर अकेली रहती है। अब इस घर कोई बहन भाई भी नहीं है और रिश्तेदार इसे रखने को तैयार नहीं है, और फिर वो अकेली बेचारी क्या करेगी। अम्मा मेरी बात सुनकर शिशुपन में मुब्तला हो गई। मुझे पता था अम्मा के लिए ये बात थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि शर्मीन मुझसे कम से कम भी 5 साल बड़ी थी और अम्मा को बड़ी उम्र की औरतों का साथ गवारा नहीं था। ताहम कुछ दिनों बाद अम्मा ने मेरी ख्वाहिश और मर्जी देखते हुए रजामंदी जाहिर कर दी। मैं इस दिन बहुत खुश था और शर्मीन तो जैसे बेयकीनी से मेरी तरफ देखती रह गई। मैंने अम्मा से कहकर जल्दी से निकाह करवा लिया और रुखसत करके शर्मीन को अपने घर ले आया। वो दिन और आज का दिन मैं और शर्मीन बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में अपने घर में रह रहे हैं।
शर्मीन को भूल कर भी अब पिछली ज़िंदगी की कोई भी तलख़ी याद नहीं आती, न सताती है। अब उसे अपने अकेलेपन से घबरा कर बार-बार ऑर्डर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती और मैं अब पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नहीं रहा, बल्कि मैंने अपना एक छोटा-सा बर्गर पॉइंट खोल लिया, जिसमें शर्मीन ने मेरी बहुत मदद की और अब वो बर्गर पॉइंट बड़ी कामयाबी से चला रहा हूँ मैं। मैं समझता हूँ कि मेरी इस कामयाबी के पीछे शर्मीन का हाथ था और जिस तरह कुदरत ने जिन हालात में हमें मिलाया, मैं इसे कुदरत की तरफ से अपने लिए एक इशारा ही तो समझता हूँ।